हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अब जेई मेंस 2026 के दोनों ही शिफ्ट के पेपर जो है समाप्त हो चुके हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज ऑफ दिस डेट रिजल्ट तो नहीं आया है, प्रोविजनल आंसर की आई है, परंतु बहुत बच्चों को मन ही मन अब पता चल गया होगा कि हमारा आगे क्या फ्यूचर में लुक अहेड होने वाला है। एंड मुझे लगता है एक अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ बच्चा तुम में से जो अच्छा कर सकता था, किसी कारणवश अच्छा नहीं कर पाया, वो अपने आप को एक सेकेंड चांस ज़रूर देना चाहता होगा, जिसको हम हिंदी इंग्लिश भाषा में कहेंगे ड्रॉप लेना चाहता होगा। ठीक है, एक साल खुद को और दे के 2027 में तुम में से जो भी बालक जो है दोबारा से जेई को एम करना चाहते हो, ये वीडियो उनके लिए खासकर होने वाला है। अल्टीमेट ड्रॉपर रोड मैप फॉर जेईई 2027। इस वीडियो के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें एक्शनेबल इनसाइट्स दूं। लास्ट टाइम यानी इस टाइम जब तुम 2026 के पेपर में क्या मेरे हिसाब से गलतियां हो सकती हैं जिन्होंने तुम्हें फंसाया, परेशान किया, और उनको कैसे हमें करेक्ट करना है, उस पर भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ऑल इन ऑल एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ कि यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट, अब मैं 12 महीने भी नहीं है तुम्हारे पास, फॉर द नेक्स्ट 9 समथिंग मंथ्स अंटिल जनवरी 2027 तुम्हारा क्या आउटलुक होना चाहिए वो इस वीडियो में मैं बता रहूँगा। और इसी के साथ अपन वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, और ये आज ही बैठ के कर लो, एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि हमें तो दोबारा से करने की ज़रूरत है, हमें तो जीरो से शुरू करने की ज़रूरत है, हमें तो रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, पर ऐसा है ही नहीं। एज अ ड्रॉपर सबसे पहले बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, बट मैं कहूँगा कि तुम्हें सबसे पहले मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुतों से रेस में बहुत ज़्यादा आगे हो, तुम्हारी अच्छी खासी सिलेबस पे पकड़ है। तुम्हें बस यहाँ से ये एनालाइज करना है कितनी कौन सी बात रह गई है। तो तीन तरीकों में अपने सारे टॉपिक्स को बांटो। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स या स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, दूसरा मीडियम टॉपिक्स मतलब प्रैक्टिस वगैरह नहीं करी है, थ्योरी वगैरह आती है, एंड बिल्कुल ही वीक टॉपिक्स मतलब इनके कारण ही मैं 26 का पेपर जो है खराब हो गया था। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के लिए तुम क्विक रिवीजन करोगे और सीधा प्रैक्टिस पे जंप करोगे। मीडियम टॉपिक्स के लिए तुम वन शॉट से या डिटेल नोट से रिवाइज करोगे, और वीक टॉपिक्स के लिए तुम कंप्लीट लेक्चर्स देखोगे। पूरी इस बात का माध्यम मेरा बस ये था बताने का कि दोबारा से जीरो से शुरू करने, दोबारा से बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखने मत बैठ जाना। ड्रॉपर्स को वो काम जो है नहीं करना होता है। लेक्चर्स वगैरह तुम देखो, बिल्कुल टॉप फैकल्टी से देखो, लेकिन सिर्फ वहीं के जहां तुम्हारे टॉपिक्स वीक थे, जो तुमने पिछली बार सिलेबस में छोड़ दिया था, लेफ्ट आउट कर दिया था जो पार्ट, उस पार्ट को जो है तुम लेक्चर्स वगैरह देखोगे, और वो भी ड्रॉपर बैच के। हमें उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल आता है कि हमें टॉप क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए या हमें कहाँ से पढ़ना है, अगर हमें ड्रॉपर के लिए अच्छे लेक्चर्स चाहिए तो एक मेरे पास सुझाव है। पीडब्ल्यू का हाल ही में प्रयास जेई बैच जो है वो लॉन्च हुआ है, एंड प्रयास जेई बैच की मैं फैकल्टी आज देख रहा था, तो पीडब्ल्यू की जो टॉपेस्ट टॉप फैकल्टी है, एमएसटी सर, आशीष अग्रवाल सर, फैजल रजाक सर, रोहित अग्रवाल सर, अमिताभ शर्मा सर, एंड अलग सर की पूरी स्टार टीम जो है वो तुम्हें इस बैच में पढ़ा रही होगी। लाइव लेक्चर्स वगैरह तुम्हें मिलेंगे, डीपीपीज मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर लाइव मिस हो जाए तो मिलेगा। पीडब्ल्यू के मतलब वो तो सारी ऑफरिंग्स हैं ही, परंतु अब बहुत सुंदर चीज़ कर दी है इन्होंने कि इन्फिनिटी और खासकर इन्फिनिटी प्रो बहुत ज़्यादा सस्ता मिलने लगा है। मैंने एक बार एक कॉस्ट एनालिसिस बैठाया था, तो प्रो का बैच, बच्चों को लगता है कि प्रो हमें अलग से लेना पड़ता है, नहीं, उसमें बैच भी इंक्लूडेड होता है। तो बैच का कॉस्ट प्लस तुम्हें क्या क्या मिल रहा होता है, रियल टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स, 1-on-1 मेंटरशिप, पीडब्ल्यू प्रो किट, पीडब्ल्यू पाई का एक्सेस, पीडब्ल्यू के डिजिटल मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें मात्र 14,000 रुपये में मिल रही होती हैं। अगर कोई बैच लेना चाहता है तो वो भी 5,200 में सिर्फ बैच भी ले सकते हो, इट्स ओके, बट येस प्रो काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड अगर इसमें छोटा सा तुम्हें एक डिस्काउंट भी और मिल सकता है। अगर प्रो लेना चाहते हो इन्फिनिटी प्रो तो नर्ड 350 ये कोड यूज़ कर लेना, NERD 350, और अगर बैच लेना चाहते हो तो नर्ड 150 NERD 150 ये कोड यूज़ कर लेना। मतलब 3 क्लासेस पर डे हैं, 6 डे पर वीक क्लासेस है, दबा के तुम्हें क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे। मैं आगे भी बताऊंगा अभी कि क्या बैच के लेके आउटलुक होना चाहिए, बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ बैच दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दैट इज आउट देयर। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो के साथ। और भैया अभी आपने एक ऑनलाइन बैच के बारे में बताया, तो सवाल ये है कि क्या मुझे ड्रॉपर्स बैच लेना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो सारा सिलेबस पढ़ के आया हूँ और आपने अभी भी एक बैच का भी नाम ले दिया, तो आप ना नहीं कह सकते, आप वरना हिपोक्रेट हो जाओगे। तो नहीं, मेरा हित, मुझे हमेशा तुम्हारे हित में चीज़ें देखनी, मुझे तुम्हारे लिए चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहला मेरी सुझाव ये रहेगा कि एक ऑनलाइन बैच ले लो जिससे तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मैंने प्रयास का नाम लिया, मुझे वो अच्छा लगता है, मार्केट में दूसरे भी हैं, दैट इज ऑल राइट, लेकिन इससे क्या है, तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तुम्हें जाके रोज क्लास अटेंड नहीं करनी है, तुम्हें वो पर्टिकुलर लेक्चर्स ही देखने होंगे जिन पर तुम्हारे, जो मैंने ना फर्स्ट अपन ने स्लाइड में वीक टॉपिक्स जो है आइडेंटिफाई कर लिया, वीक चैप्टर्स जो आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा, मैं तुम्हें बैच लेने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए, इससे जो मैं अपना स्वार्थ देख रहा हूं तुम्हारे लिए, वो ये कि तुम्हें मिल जाएगा प्रैक्टिस मटेरियल और एग्जाम। जैसे मैंने अभी आरटीएस वगैरह का नाम लिया जो प्रो में मिलता है, तो इससे क्या है, तुम्हारी बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी। कई बच्चे ना सिर्फ अपने नोट्स लेकर ड्रॉप ईयर में उतर जाते हैं कि अब मैं सिर्फ अपने नोट से पढ़ूंगा। वो ठीक अप्रोच है, बट वो ठीक अप्रोच नहीं भी है, क्योंकि तुम्हें मटीरियल और एग्जाम, सबसे ज़्यादा मॉक्स और स्केड्यूल जो है एक बना रहता है ना पूरे प्रॉपर ड्रॉपर बैच का, वो चीज़ें नहीं मिलती है, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैच एक ले लो, बट डोंट फिक्सेट ऑन अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स दो। मैंने ये भी बोल दिया, जाओ, आज तक तुम्हारा कोई भी, मुझे नहीं लगता यूट्यूबर ये ऐसी बात करता होगा इतने ब्लंटली। मैं नहीं चाहता तुम सारे लेक्चर्स देखो ड्रॉपर बैच के, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है पॉइंटर्स, जो तुम्हारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जो तुम्हारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बात बताई कि स्ट्रॉन्ग और मीडियम चैप्टर्स का सिर्फ प्रैक्टिस लगानी है और नोट से रिवीजन करना है, वो भी तुम्हें इस बैच में जो मैंने बताया उसमें भी मिल जाएंगे, और अदरवाइज भी किसी बैच से पढ़ रहे हो तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो
ये बात रही ड्रॉपर बैच की और उसका यूजेज लिया भी है तो कैसे करना है। अब मैं चाहूँगा कि तुम अपने ड्रॉप ईयर को जो है 3 क्लियर फेजेस में आगे यहाँ से बांट लो। पहला फेज मतलब टाइम बेस्ड फेजेस, ठीक है, पहले 3 महीने, अगले 3 महीने, अगले 3 महीने। तो पहला फेज तुम्हारा होगा सिलेबस कंप्लीशन प्लस बैकलॉग फिक्सिंग। सिलेबस कंप्लीशन कौन सा, जो चैप्टर्स हमने पूरी तरह से छोड़ दिए थे, जो चैप्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा वीक थे, इन चैप्टर्स का हमें सिलेबस कंप्लीशन करना है क्विकली। जो भी हमारा बैकलॉग बना हुआ है, जो हमने चैप्टर्स अगेन जो छोड़ दिए थे, जिनकी प्रैक्टिस हमने नहीं की थी। बहुत सारे बच्चों को लगता है बैकलॉग सिर्फ लेक्चर्स के मामले में होता है। बैकलॉग असली मुझे लगता है प्रैक्टिस और रिवीजन का है। जहाँ तुमने किसी चैप्टर की प्रैक्टिस छोड़ दी है ना, वो भी एक बैकलॉग ही है और उसका भी निवारण बहुत जल्दी करना बहुत आवश्यक है। तो इन बैकलॉग को निपटाओ। फेज 2 तुम्हारा शुरू होगा जब तुम रिवीजन कर रहोगे पूरे सिलेबस का, पीवाईक्यूज लगा रहोगे दबा के और वीक चैप्टर्स को रिपेयर कर रहे होगे अपने। और फेज 3 में तुम्हें पूरे मॉक्स देने हैं। पूरे मॉक्स मतलब पूरे सिलेबस के मॉक्स, पेपर का टेम्परामेंट डेवलप करना है और एग्जाम सिमुलेशन यानी कि जो असल एग्जाम वाले दिन जैसे ऐसी चीज़ें होने वाली जो तुम लोग एक बार दे चुके हो उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये ड्रॉपर का एक असली फेज वाइज प्लानर होना चाहिए। अब मैं इसको बहुत ब्रीफली बोल गया हूँ तो मैं फटाफट से एक्सप्लेन भी करूँगा। तो फेज 1 जिन लोगों का बहुत इस बार खराब रिजल्ट आया 2026 में, जिन्होंने सिलेबस वगैरह पे बिल्कुल कवरेज नहीं था, उनका फेज 1 थोड़ा लंबा चलेगा। उनका फेज 1 यहाँ से सितंबर तक भी चल सकता है। जिनका था कि यार मेरी सिर्फ प्रैक्टिस रह गई, सिलेबस मेरा कवर ज़्यादा था, तो उनका फेज 1 थोड़ा कम चलेगा, ठीक है। फेज 2 मैंने एक वीक चैप्टर रिपेयर एक्स्ट्रा लिख दिया है। ये वो वाले चैप्टर्स हैं, इनको मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ जो तुमने छोड़ दिए थे। ये वो वाले चैप्टर्स हैं जो तुमने कर लिए थे बट फिर भी इनके सवाल वगैरह तुम्हारे पेपर में गलत हुए। तो फेज 2 में तुम इनको फोकस करोगे, रिवीजन करोगे सारे चैप्टर्स का एंड पीवाईक्यूज लगाओगे दबा के। एंड फेज 3 तुम्हारा लास्ट के 3 मंथ्स में चाहता हूँ कि तुम्हारे फेज 3 में रहें, दैट इज नवंबर, दिसंबर एंड जितना भी जनवरी पेपर से पहले बचा होता है उसमें तुम्हें दबा के फुल पेपर मार्क्स और अपना पेपर का टेम्परामेंट डेवलप करना है, एग्जाम सिमुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। बात समझ में आई। एक और चीज़, आई वांट यू टू बिल्ड अ टेस्ट एनालिसिस सिस्टम। नेवर एवर मिस योर टेस्ट। तुमने मैंने बैच की बात बताई, तुम उसमें अच्छा कुछ बच्चे कहीं ये ना कंफ्यूज कर लेना कि भैया आपने फेज 1 बताया तो फेज 1 में हम कोई टेस्ट ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ फुल टेस्ट की बात हो रही है, फुल सिलेबस मॉक्स, पार्ट टेस्ट तुम्हें यहाँ भी देने हैं, ठीक है। और ड्रॉप ईयर में कोई भी टेस्ट तुम्हें मिस नहीं करना है। अपनी गलतियों को, सारी गलतियों को नोट डाउन करना है। एक एरर नोटबुक होती है या मिस्टेक नोटबुक जो तुम कह लो, ये नोटबुक बहुत बच्चों ने, तुम में से कितनों ने नहीं बनाई है अभी तक, मुझे पता नहीं बनाई है क्योंकि तभी तुम ड्रॉप लेने का कहीं ना कहीं गुंजाइश पड़ी है ना। तो इस बार ये गलती नहीं करनी है, एक एरर नोटबुक बनाना है। टेस्ट का इस्तेमाल करो पैटर्न्स ढूंढने के लिए, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं। बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं मेरा मॉक देने का उद्देश्य है कि मेरे 250 नंबर आ जाए, मुझे ईगो बूस्ट मिल जाए, और वो 250 नंबर नहीं आते हैं, उनको ईगो बूस्ट नहीं मिलता और वो अगला मॉक देने जाते ही नहीं है। तुम्हें ये काम नहीं करना है। मॉक देने का एकमात्र पर्पस होता है वो अपनी गलतियां समझना और गलतियां सुधारना। बार बार जब तुम मॉक्स देते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 मॉक्स तुम्हें एक पैटर्न दिखता है अपनी मिस्टेक्स में, और वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना सबसे ज़रूरी होता है ताकि तुम उसको रेक्टिफाई कर सको। अगर मेरे पिछले 10 मॉक्स में सिलेबस कंप्लीशन के बावजूद नंबर नहीं आ रहे हैं तो मैं ये पैटर्न आइडेंटिफाई करूंगा कि अच्छा मैं एग्जाम में नर्वसनेस के कारण सिली मिस्टेक्स कर दे रहा हूं, और उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा, मैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस करूंगा, मैं एक साथ बैठ के इकट्ठा 2-3 घंटा प्रैक्टिस करूंगा ताकि मेरे दिमाग को 3 घंटा इकट्ठा क्वेश्चन सॉल्विंग की आदत रहे। तो इस तरीके से तुम अपनी सारी गलतियां ढूंढोगे और फिर उनको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इसलिए मॉक देना और मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आखिरी बात, वॉट अ ड्रॉप ईयर एक्चुअली लुक्स लाइक। ड्रॉप ईयर कैसा दिखता है। सो मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं अभी DTU में ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप वगैरह लेकर आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या होता है ड्रॉप ईयर में, तो बहुत रियल कहानियों पे बेस बता रहा हूँ मैं ये बात तुम्हें। ड्रॉप ईयर में होता है कंटिन्यूअस फोमो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ के जो लोग हैं वो अब तक कॉलेज जा चुके होंगे और तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं अभी भी यहाँ बैठ के जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। पीपल डाउटिंग यू 24/7। कोई फूफा मामा चाचा ताया आ जाएगा, बोलेगा अरे बेटा आपने पिछले साल भी दिया था, अच्छा रिपीटर हो, आप रिपीट कर रहे हो, रिपीटर हो। होता है भाई, ये भी होता है। और बात सेल्फ डाउट, ये देख के, ये सुन के अपने आप को डाउट होगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये यार मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, यार उसकी तो XYZ रैंक आ गई, यार उसकी तो अल्फ़ा बीटा रैंक आ गई, मेरी तो कुछ भी नहीं आई, मैं इस बार भी कर पाऊँगा कि नहीं, कहीं मैंने अपना 1 साल फालतू बर्बाद तो नहीं कर दिया, ले लेना चाहिए था, Tier 3 कॉलेज में CSC मिल तो रही थी, क्यों नहीं ली। जो बच्चा ड्रॉप ईयर में इन सब बातों से ऊपर उठेगा, जिस बच्चे का वर्ल्ड व्यू इन सब चीज़ों के ऊपर का होगा, ना कि वो इन सब बातों में फंसेगा, जो ऊपर इसके अपनी AIR लेस दैन 1000 पे नज़र गड़ाए रखेगा और यहाँ से आगे बढ़ेगा, वही बच्चा तुम में से रैंक लेकर आएगा। तो अगर तुम लोग रैंक लेकर आओगे तो कमेंट्स में ड्रॉप करो, मैं AIR लेस दैन 1000 लेकर आऊँगा। बाकी कुछ भी दिक्कत वगैरह हो, तुम्हारा एक ग्रंथ भैया यहाँ पर खड़ा है, बैठा है तुम कमेंट्स कर सकते हो, तुम बात कर सकते हो, और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर विथ यू, वी गॉट दिस। बाय बाय।